सो टुडे विल बी टॉकिंग अबाउट, आज हम बात करेंगे 1991 के आर्थिक सुधारों की। लेकिन आर्थिक सुधार जब हम कहते हैं, एक जनरल परसेप्शन है कि उनको एलपीजी कहा जा सकता है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। लेकिन आपको शायद ये जानकर थोड़ा सा आश्चर्य होगा कि ये सुधार जो है वो केवल लिबरलाइजेशन थे पहले दौर में। प्राइवेटाइजेशन जो है वो तीसरे दौर में आया और ग्लोबलाइजेशन दूसरे दौर में। प्राइवेटाइजेशन का विंडो बहुत छोटा रहा। खैर, हम इस पर बहुत सारे डेटा के साथ और बहुत सारे विचारों के साथ आगे बढ़ेंगे, ये बात करते हुए कि अ, जब भारत ने 1991 के रिफॉर्म शुरू किए थे तो उसका बैकग्राउंड क्या था। तो एक जो कॉमनली नोन चीज है, जो सबको पता है, वो ये है कि 1991 के समय पर भारत को आईएमएफ से बेल आउट लेना पड़ा था। आईएमएफ को बेसिकली भारत की इकोनॉमी को एक बार फाइनेंस करना पड़ा था, या कह लें कि हमें आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से उधार लेना पड़ा था, क्योंकि हमारे पास अपना जो राजकीय ऋण है, सोवराइन डेट है, उसको भी चुकाने भर के पैसे नहीं बचे थे। लेकिन ये पहली बार नहीं था कि आईएमएफ का बेल आउट की हमें जरूरत पड़ी थी। ये सातवीं बार था जो हमें आईएमएफ के पास बेल आउट के लिए जाना पड़ा था। और जो 1991 का बेल आउट था वो लगभग $2 बिलियन की कीमत का था। आईएमएफ ने हमें पूरे पूरे $2 बिलियन कुछ कुछ ट्रांचेस में करके दिए अगले 3 साल के पीरियड में, कुछ एक शर्तों को मानने के आधार पर। और ये जो सुधार थे, इनको ब्रॉडली लिबरलाइजेशन माना जाता है। तो ये माना जाता है कि 1991 से 93, 1991 से 93 के बीच में आईएमएफ का सातवां बेल आउट था। सोशलिज्म के दौर से 1991 तक आने में, लिबरलाइजेशन के दौर तक आने में, भारत को 7 बार आईएमएफ के पास जाकर के बेल आउट मांगना पड़ा था 1957 से 91 के बीच में। और लिबरलाइजेशन के बाद, सोशलिज्म को त्यागने के बाद, ये पहली बार था कि तब से आज तक हमें बेल आउट की जरूरत नहीं पड़ी। 1991 से 93 के बीच में हमने लगभग $2 बिलियन की सहायता आईएमएफ से रिसीव किया। और उस दौर में ये माना जाता है कि आईएमएफ ने लगभग पूरी तरह से भारतीय पॉलिसी को कंट्रोल कर रखा था, और भारतीय पॉलिसी पूरी तरह से आईएमएफ के इशारों पर चली। तो देखते हैं कि इस क्राइसिस के इस स्टेज आने के कारण क्या थे। कुछ एक तो इंटरनेशनल कारण थे जो सभी को पता है, जैसे सोवियत यूनियन का विखंडन होना, और बर्लिन वॉल के गिरने से जो प्रोसेस शुरू हुआ था वो आयरन कर्टन के खत्म होने और सोवियत यूनियन के विभाजन तक गया। उसी समय पर इराक और कुवैत, और फिर इवेंचुअली इराक और यूनाइटेड स्टेट्स की जो फर्स्ट गल्फ वॉर स्टार्ट हुई, उसके कारण भी ऑयल प्राइसेस का झटका लगा। ये झटका हमें दो तीन तरीके से और भी लगा कि एक तो जो इंटरनेशनल ऑयल मार्केट के प्राइसेस थे वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए। दूसरा, हमें सोवियत यूनियन से बहुत सारी चीज़ें काफ़ी रिलेटिव सस्ते में मिलती थी, काफ़ी रिलेटिव बार्टर सिस्टम के आधार पर मिलती थी। अ, वो सारा सहायता मिलना बंद हो गया, और अब हमें कॉम्पिटिटिव होना पड़ा रशिया पे डिपेंडेंट होने की जगह पर। और जैसे ही कॉम्पिटिटिव होने का नंबर आता है, वो सोशलिस्ट व्यवस्थाएं लड़खड़ा जाती हैं। उसके अलावा ये 90 का दशक था, जो 80s के दौर की जो गड़बड़ें थी वो बिल्कुल पीक पर आ रही थी। अ, अयोध्या में पहला, मेरा इंटरनेट कनेक्शन फिर से कुछ प्रॉब्लम कर रहा है। सो अयोध्या में जो पहला नरसंहार था मुलायम सिंह के द्वारा, वो किया जा चुका था। यूपी और तमिलनाडु समय लगभग बराबर पर कैपिटा इनकम पर थे, लेकिन 90s के दशक में यूपी पूरी तरह से पिछड़ करके और तमिलनाडु का आधा रह जाता है। तमिलनाडु डबल हो जाता है रादर। उस समय पर कश्मीर, पंजाब और नॉर्थ ईस्ट की समस्याएं भी चरम पर थीं। नॉर्थ ईस्ट थोड़ा सा शांत हुआ था 1986 में, लेकिन कश्मीर 87 से सुधरना शुरू हो गया था। पंजाब पीपल था ही। तो ये सारी लॉ एंड ऑर्डर की समस्याएं थीं। लेकिन जो क्राइसिस थी, उसका एक मेजर कारण, जो मैं आगे डेटा के साथ प्रूफ भी करूंगा, वो था कि जो 1980s की ग्रोथ थी, इंदिरा गांधी के लास्ट टेन्योर की 81 से 84, और फिर राजीव गांधी का 85 से 88, ये बहुत ही कॉस्टली ग्रोथ थी। इसमें ग्रोथ तो हमें जरूर दिखी, लेकिन ये पूरी तरह से उधार लेकर के की हुई ग्रोथ थी। उधार जो बहुत महंगी दरों पर लिया गया था, और उसकी वजह से
जब उधार वापस करने का टाइम आता है तो आपको पता चलता है कि अरे पैसा तो हमने सारा रुपए में 85 पैसे तो जो है वो भ्रष्टाचार की खपत हो गए हैं, और इसलिए हमारे पास बेसिकली वापस करने का पैसा ही नहीं बचा था। तो ये जो कॉस्टली डेट ड्रिवन ग्रोथ है, ये सबसे मुख्य कारण माना जा सकता है कि जो एक बीमारी लंबे समय से अंदर कुलबुला रही थी, वो इंटरनेशनल फैक्टर्स के कारण सडनली सरफेस पर आ गई, धरातल पर आ गई। तो क्राइसिस थी क्या कि भारत का इन्फ्लेशन जो है वो 16% पहुंच चुका था, महंगाई दर 16% पर पहुंच चुकी थी, जीडीपी ग्रोथ जो है वो 1% तक गिर गई थी। 1991, 92 और 93 में इनफैक्ट भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट जो है वो केवल 1% थी। अ, और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है वो 3 हफ्ते तक, जिसमें से डॉलर रिजर्व केवल 2 हफ्ते की आयात को कवर करने के लिए सफिशिएंट था, इतना लो आ चुका था। नॉर्मली इसका बेंचमार्क ये है कि कम से कम ये 3 महीने का होना चाहिए, और अच्छे समय में 10 महीने का होना चाहिए। फिलहाल ये केवल 2 हफ्ते भर का रह गया था। भारत का जो विदेशी डेट था वो 80s के दशक में बहुत तेजी से बढ़ा। 1980 में जो भारत का विदेशी ऋण था वो केवल $20 बिलियन था, $20.5 बिलियन। ये 1989 आते आते $72 बिलियन, यानी 3.5 गुना हो गया लगभग। और इस समय पर इंडिया के पास केवल $1.1 बिलियन करेंसी रिजर्व बची थी। तो सीधी सी बात है कि जिसके ऊपर $72 बिलियन का ऋण है, उसको ज्यादा सिक्योरिटी दिखानी पड़ेगी। केवल $1.1 बिलियन का जो हार्ड करेंसी रिजर्व है, उससे काम नहीं चलेगा। इस समय पर 1980s में केवल सेंट्रल गवर्नमेंट में ही नहीं, स्टेट गवर्नमेंट्स ने भी खूब जम करके ऋण दिए, क्योंकि पूरे विश्व में, लैटिन अमेरिका में, साउथ ईस्ट एशिया में लिबरलाइजेशन का दौर 80s में आ चुका था, जो भारत ने मिस कर दिया, और इसीलिए हम चाइना से काफी पिछड़े भी। तो उस दौर में सडनली ऋण बहुत इजीली मिलने लगे थे, और चूंकि कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं थे, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, सभी लोग काफी ऋण ले रहे थे। फिस्कल डेफिसिट जो होता है वो बेसिकली नया ऋण का क्रिएशन होता है, न्यू लोन्स क्रिएशन होता है, नए डेट का क्रिएशन। तो फिस्कल डेफिसिट जो है वो बहुत तेजी से बढ़ा, और 10% ऑफ जीडीपी तक बढ़ पहुंच चुका था 1990, 91 में। आज के समय से अगर कंपेयर करें तो कोरोना जैसे भीषण समय में भी ये केवल 5% के आसपास पहुंचा था, 5% को क्रॉस करके जरा सा ऊपर गया था। वरना ये नॉर्मली 4 समथिंग की रेंज में रहता है, और टारगेट 3% का है। तो ये टारगेट से खराब समय का भी 2 गुना हो चुका था फिस्कल डेफिसिट। नाउ फिस्कल डेफिसिट के अगर आप नंबर्स देखें तो समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग कम्स अप। जैसे 1987-88 से अगले एक साल में फिस्कल डेफिसिट 10% बढ़ता है। 88 से 89 के दशक में एक साल में 30-31 से लगभग 35,600, यानी 15% फिर से बढ़ता है इस तरह से। और 35 से 43 आते आते आप देखेंगे कि 20% की दर से बढ़ रहा है। अब इकोनॉमी आपकी अगर 1, 2, 3% बढ़ रही है, और आपका ऋण जो है वो 15%, 20% की दर से बढ़ रहा है, तो बहुत इजीली आप समझ सकते हैं कि आपकी अर्थव्यवस्था के साथ आगे क्या होने वाला है। ऐसे ही इंडिया के जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स थे, वो ना केवल गिर रहे थे, हमारे इंपोर्ट बढ़ते जा रहे थे। और इसकी वजह से आप देखेंगे कि जो मार्च 1980 का नंबर है सबसे पहली रो में, उस समय हमारे पास 5,934 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा थी, विदेशी मुद्रा भंडार। ये 26 महीने को कवर करने के लिए सफिशिएंट था। 10 साल बाद जब आप देखेंगे, मई 1991, 11 साल बाद, तो ये 2620 करोड़ रुपए है। लेकिन हमारा अर्थव्यवस्था और आयात इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि ये जो लगभग 45% है 10 साल, 11 साल पहले की फिगर का, वो इस समय केवल 3 हफ्ते कवर कर पाता है। आइडियली इसको कम से कम आधा कवर करना चाहिए था, 12-11 हफ्ते कवर करना चाहिए था, लेकिन केवल 3 हफ्ते कवरेज का प्रबंध रह जाता है, क्योंकि समय के साथ दुनिया और इकोनॉमी आगे बढ़ जाती है, लेकिन हमारा विदेशी मुद्रा भंडार रिलेटिवली कम होता चला जाता है। ऐसे ही अगर ट्रेड डेफिसिट देखें, क्योंकि 1980s में भारत का जो ट्रेड है वो लिबरलाइज करना थोड़ा थोड़ा शुरू कर दिया गया था। राजीव गांधी ने थोड़ा थोड़ा ट्रेड लिबरलाइज किया था, और वो क्या किया था हम आगे देखेंगे। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि हमारा जो इंपोर्ट बिल था वो बढ़ने लग गया। और इंपोर्ट बिल तो बढ़ रहा है, लेकिन एक्सपोर्ट हमारे बढ़ नहीं पा रहे थे। एक्सपोर्ट बढ़ इसलिए नहीं रहे थे क्योंकि उसका कारण बहुत इंटरेस्टिंग है। इस दशक में राजीव गांधी ने 1982 में एशियाड गेम्स को पॉपुलराइज करने के लिए कलर टीवी का इंपोर्ट जैसे ड्यूटी हटा दिया। कलर टीवी भारत में भयानक इंपोर्ट होने लगे।
उसके बाद बहुत बेसिक लेवल की मशीनरी तो इंपोर्ट होती थी, लेकिन एडवांस लेवल मशीनरी इंपोर्ट नहीं होती थी। तो जब इंपोर्ट करने लगे तो आपने टेलीफोन, कंप्यूटिंग इक्विपमेंट वगैरह सब इंपोर्ट तो करने शुरू किए। इससे लेकिन आपकी ना तो प्रोडक्टिविटी सुधरती है, ना ही हैवी मशीनरी का इंपोर्ट आपने अलाउ किया या लिबरलाइज किया। तो उसकी वजह से आपकी प्रोडक्टिव कैपेसिटी नहीं बढ़ रही है। तो ये कहा जाता है कि अगर आपको लिबरलाइज करना है तो आप उन चीजों को लिबरलाइज करिए जिससे आपकी प्रोडक्टिव कैपेसिटी बढ़ती है, ना कि कंजम्पशन कैपेसिटी बढ़ती है। राजीव गांधी ने जो लिबरलाइजेशन किया उसमें हमारी कंजम्पशन कैपेसिटी तो बढ़ती चली गई और इसलिए इंपोर्ट्स बढ़ते चले गए, प्रोडक्शन कैपेसिटी कहीं नहीं बढ़ पाई। अगर एक बहुत ही बेसिक सा एग्जांपल है तो 1977 में जॉर्ज फर्नांडिस ने कहा था, वी वांट नॉट पटेटो चिप्स बट कंप्यूटर चिप्स। तो ये उसी टाइप का था कि आपने पटेटो चिप्स तो इंपोर्ट करने की आजादी दिया, लेकिन कंप्यूटर चिप्स इंपोर्ट करने की आजादी नहीं दिया, रिस्ट्रिक्टेड रखा। और उसका असर क्या हुआ कि आप हर साल में देखेंगे, लास्ट कॉलम, मंथली एवरेज डेफिसिट, हर महीने में भारत को जो ट्रेड डेफिसिट हो रहा है वो 1980 में 487 करोड़ था, जो 10 साल में 1990 91 में 887 करोड़ प्रति माह हो गया। इतना ज्यादा डेफिसिट भारत का बढ़ चुका था। एक्सचेंज रेट भारत का, अब ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड टेबल है क्योंकि बहुत सारे लोगों को रियल और नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट वगैरह नहीं पता है। लेकिन सिंपल शब्दों में अगर समझें तो आप कह रहे हैं कि रुपए की एक्चुअल एक्सचेंज वैल्यू जो है वो 100 रुपए है, लेकिन उससे जो उसका अवमूल्यन आपको करना चाहिए था आपने उसको हाई वैल्यू पर रखा, और आप इस समय उसकी हाई वैल्यू दिखा रहे हैं बहुत गलत लेवल पर। उसकी वजह से आपको हर परचेज के लिए ज्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं। इट्स लाइक दिस कि अगर आपके रुपए की वैल्यू आज मान लीजिए 150 रुपए है और आपने उसको 87 पर रोक रखा है, तो हर डॉलर के बदले जो विदेशी आता है उसे 87 डॉलर्स, 87 रुपीज का सामान मिलता है। तो वो अपना डॉलर भारत में लाने में इंटरेस्टेड नहीं होगा, भारत के सामान खरीदने में इंटरेस्टेड नहीं होगा। और इसलिए 150 रुपए अगर उसकी रियल वैल्यू है तो रुपए को वहां तक गिरने देना चाहिए। ये आज के कॉन्टेक्स्ट में बता रहा हूं, मेरा ये मतलब नहीं है कि 150 रुपए रियल वैल्यू है भारत के करेंसी की, लेकिन चूंकि लोगों को नंबर शायद इस तरह से ज्यादा समझ में आए, तो भारत ने अपनी करेंसी को अवमूल्यन से, डेप्रिसिएशन से रोक रखा था और बहुत हाईली वैल्यूड करेंसी थी। उसकी वजह से इंपोर्ट करना सस्ता हो जाता है और एक्सपोर्ट करना महंगा हो जाता है। तो हम इंपोर्ट और भी ज्यादा करते रहते थे क्योंकि सस्ता पड़ता है वर्थ से, इंपोर्ट और भी कम कर पाते थे क्योंकि वर्थ से ज्यादा डॉलर हम डिमांड करते हैं। यहां पर कि एक्चुअली रिफॉर्म्स क्या थे। आई थिंक मेरा कनेक्शन फिर से थोड़ा सा गड़बड़ कर रहा है। या तो जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स थे वो क्या थे, तो दो तरह के रिफॉर्म्स पर फोकस किया गया, एक इंडस्ट्रियल पॉलिसी और दूसरा ट्रेड पॉलिसी। तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी में पहले क्या सिचुएशन थी कि भारत सरकार जो है वो डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज जो है वो हर स्टेट और सेंट्रल लेवल पर ये डिसाइड करता था कि आप अगर कोई फैक्ट्री लगाएंगे, कोई बिजनेस लगाएंगे, तो उसका स्केल ऑफ ऑपरेशंस क्या होगा। आप अगर कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उसकी लोकेशन क्या होगी। आप किस टेक्नोलॉजी को प्रयोग करके प्रोडक्शन करेंगे। ये सब भारत सरकार का कोई बाबू बैठ करके कहीं दिल्ली में, कहीं लखनऊ में, कहीं भोपाल में, कहीं चेन्नई में ये डिसाइड करता था कि उस समय आपके पूरे बिजनेस का एक एक दिन, एक एक रुपया, एक एक डिसीजन कैसे होगा। राइट। दूसरी चीज, ये जो इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर था इसको ऑब्वियसली बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन चाहिए था, बिकॉज एक तो आप इनएफिशिएंट हैं, कोई एफिशिएंसी मशीन आर एंड डी वगैरह करने नहीं देते हैं। दूसरा, हर तरह की लॉबी जब काम करती थी तो किसी लॉबी ने कोई प्रोटेक्शन डिमांड किया और आपने राजा की तरह उसको दे दिया। उसके बाद तो हर इंडस्ट्री को एक टेलर मेड कस्टमाइज्ड प्रोटेक्शन स्कीम जैसी मिली हुई थी, और उसके कारण जो है वो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड पॉलिसी रिजीम थी। देयर वॉज अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ इंडस्ट्रीज दैट वर सोलली रिजर्व्ड फॉर पब्लिक सेक्टर। तो जो पहला मेजर स्ट्रक्चरल रिफॉर्म आया नरसिम्हा राव के समय में वो ये था कि जो केवल 18 इंडस्ट्रीज हैं जो पब्लिक सेक्टर के लिए रिजर्व रहेंगी, बाकी सारी खोल दी गई प्राइवेट प्लेयर्स के लिए। तो पहले था कि आप कोई भी उद्यम लगाते हैं उसके लिए आपको सरकार की परमिशन चाहिए होगी। इस डिसीजन से क्या हुआ कि केवल 18 इंडस्ट्रीज कवर्ड रह गई और बाकी सारी हम्म। जो है वो डिफॉल्ट खुल गई हम्म। दूसरों के लिए। तो इस तरह की निगेटिव लिस्ट का एक बहुत डिफरेंट टाइप का इंपैक्ट होता है जो लोग कई बार समझ नहीं पाते।
जब आपने ये कहा कि केवल ये 18 कवर्ड है, बाकी सब कुछ अलाउड है, वर्सेस पहले सारी इंडस्ट्रीज पर आप परमिशन देते थे। हो- होता क्या कि मान लीजिए मैंने कोई नया इंसान पहले, हालांकि संभव नहीं था, लेकिन मान लीजिए मैंने कोई ड्रोन इन्वेंट किया और मैं भारत सरकार के पास जाता हूँ कि मुझे ये ड्रोन अ, उड़ाने की, ड्रोन यूज करने की, ड्रोन बेचने की, ड्रोन प्रोड्यूस कर परमिशन चाहिए। तो जवाब था कि ड्रोन हमारी परमिटेड लिस्ट में नहीं दिखता है, तो हम इस प्रोडक्ट को रिकॉग्नाइज ही नहीं करेंगे, मानेंगे ही नहीं, प्रोड्यूस ही नहीं करने देंगे। जैसे ही आपने 18 इंडस्ट्रीज रिजर्व किया और बोला कि बाकी सारे खुले हैं जिसको भी जो भी करना हो, तो सडनली इनोवेशन बढ़ने लगता है। और इज देयर अ प्रॉब्लम इन द ऑडियो? यस, थोड़ी सी आवाज कट कर आ रही है बीच बीच में, पर मोर और लेस ठीक ही है। अभी कनेक्शन, आई एम कट कर आ रही है। सॉरी, अनस्टेबल कनेक्शन, थोड़ा सा अनस्टेबल चल रहा है तो। सो जैसे ही ये 18 इंडस्ट्रीज को रिजर्व किया गया, तो एकदम से सिनारियो चेंज हो जाता है कि बाकी नई इंडस्ट्रीज और इन्वेंशन का रास्ता खुल जाता है, जो अभी तक सरकार ने बंद कर रखा था। ये जो लिस्ट थी, ये 18 से 1993 में और रिड्यूस करके केवल 3 तक ले जाई गई, जिसमें डिफेंस, एटॉमिक एनर्जी और रेलवे बचा। और आज की डेट में ये केवल स्पेस और एटॉमिक एनर्जी, दो एरियाज हैं जो रिजर्व्ड हैं, और स्पेस भी पार्शली खोल दिया गया है। तो इफेक्टिवली हम कह सकते हैं कि केवल एटॉमिक एनर्जी ऐसा क्षेत्र है भारत में जो अभी सरकार के लिए एक्सक्लूसिव रिजर्व है, और बिना परमिशन के सरकार के कोई और बिजनेस उस फील्ड में नहीं कर सकता। तो निगेटिव लिस्ट जितनी, पहली एक चीज ये कि निगेटिव लिस्ट हमेशा होनी चाहिए कि आप क्या नहीं कर सकते हैं, बजाय इसके कि आप क्या कर सकते हैं। क्योंकि जैसे ही आप कहते हैं कि आप क्या कर सकते हैं, तो फिर वहां पे लिमिट आ जाती है कि मैंने कुछ नई चीज इन्वेंट की, अब इसका क्या करें। तो इनोवेशन खत्म हो जाता है उस समाज में। इसके अलावा जो भारत सरकार का जो इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग पॉलिसी था, वो लगभग सारी इंडस्ट्रीज कवर करता था। मतलब आपको अगर एक रोड साइड चाय की दुकान खोलनी है, तो उसके लिए भी, अब कोई लेता नहीं है परमिशन वो अलग बात है, लेकिन उसके लिए भी आपको टेक्निकली 3-4 लेवल से परमिशन लेनी होती थी। अगर आपको कुछ भी प्रोड्यूस करना है, बॉल बियरिंग जैसी छोटी सी चीज के लिए भी आपको सरकार की परमिशन चाहिए, और सरकार उसमें भी क्वांटिटी रिस्ट्रिक्ट कर सकती थी कि आप एक साल में 10 लाख से ज्यादा बॉल बियरिंग नहीं प्रोड्यूस करेंगे, क्योंकि अदरवाइज देश में शायद स्टील की कमी हो जाए। इस टाइप के बहुत सारे आइडियाज फ्लोट करते रहते थे। MRTP एक्ट एक हुआ करता था जिसको काफी टेरराइजिंग एक्ट माना जाता है, मोनोपोली एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस। तो आइडिया क्या था कि जिनके पास ऑलरेडी पेइंग कैपेसिटी है, जिनके पास ऑलरेडी बिजनेस लगाने की कैपेसिटी है, उनको हम और बिजनेस नहीं लगाने देंगे। और ये जो आजकल लोग अडानी अंबानी वगैरह का चिल्लाते रहते हैं, ये 70s 80s में स्लोगन हुआ करता था, टाटा बिरला की सरकार। और ये वामपंथी चिल्लाते थे कांग्रेस के खिलाफ, और आज कांग्रेस चिल्ला रही है बीजेपी के खिलाफ। तो ये बहुत ही स्टैंडर्ड वामपंथ की टेक्स्ट बुक है, प्ले बुक है, कि ये जो है अ, मतलब अ, जो भी पावरफुल है, जो भी इन्वेस्ट कर सकता है, उसकी राह में रोड़े अटकाइए, उसे ब्लैकमेल करिए, उससे पैसे वसूलिए, या उसे इन्वेस्ट ना करने दीजिए। तो दूसरा जो रिफॉर्म था इंडस्ट्रियल पॉलिसी के अलावा, इंडस्ट्रियल पॉलिसी का मेजर रिफॉर्म था कि एक छोटी सी निगेटिव लिस्ट के अलावा सब कुछ परमिट किया गया। और जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म थे ट्रेड में, तो इंपोर्ट लाइसेंसिंग जो है वो लगभग लगभग अबॉलिश कर दी गई। क्योंकि पहले जो है सब चीजों पर इंपोर्ट लाइसेंस लगता था, और वो बाबू अपनी स्पीड से, अपनी मर्जी से डिसाइड करते थे। तो सडनली इंपोर्ट लाइसेंसिंग जो है वो हटा दी गई। और इंपोर्ट में या एक्सपोर्ट में या मशीनरी, हैवी मशीनरी, प्रोडक्टिव मशीनरी के इंपोर्ट में जो सबसे बड़ी बाधा थी, वो थी कि हमारा एक्सचेंज रेट बहुत ही ज्यादा ओवर वैल्यूड था। तो उसके कारण भी कई बार हैवी मशीनरी हम इंपोर्ट नहीं कर पाते थे, क्योंकि रिस्ट्रिक्शन भी है। और उसमें बाबू हमेशा ये पूछेगा कि तुम्हें ये कार प्रोड्यूसिंग प्लांट चाहिए तो क्यों चाहिए, तुम देश में क्यों नहीं इन्वेंट करते हो, वगैरह वगैरह। तो जो एक्सचेंज रेट रिजीम जो है वो इंट्रोड्यूस की गई, वो काफी इंटरेस्टिंग थी। कि पहले जो वो, आई थिंक हम लोग उस पर आगे आएंगे, लॉर्म्स करके एक स्कीम थी, लिबरलाइज एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट सिस्टम। तो कैपिटल का फ्लो उसकी वजह से आसान हो गया। कैपिटल का फ्लो आसान होते ही पहला इंपैक्ट ये होता है कि बाहर से कैपिटल आपके देश में आने लगती है। बहुत सारे क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन थे, कोटास थे कैपिटल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स पर, वो सारे हटा दिए गए। सारे नहीं हटाए गए एक्चुअली, सारे तो फाइनली 2002 में करीब 700 रिस्ट्रिक्शंस बचे थे, वो अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने हटाए। लेकिन तब भी 1993 तक उसमें से काफी सारे मेजर रिस्ट्रिक्शंस हटा लिए गए थे। और
जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स थे। एक ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि हम सोचते हैं कि भारत सरकार ने जब लिबरलाइजेशन किया तो सारा देश खुश हो गया, सारा देश सेलिब्रेट करने लगा, और लिबरलाइजेशन का कोई अपोजिशन नहीं था, यही सही पॉलिसी थी। ऐसा कुछ नहीं था। लिबरलाइजेशन इनफैक्ट जो है वो उस समय आरएसएस और बीजेपी भी अपोज कर रहे थे, बिकॉज उनको लगता था कि स्वदेशी का रास्ता हमें लेना चाहिए और सब कुछ देश में इन्वेंट करना चाहिए नए सिरे से। जो वामपंथी थे वो तो अभी तक अपोज करते हैं और लिबरलाइजेशन काफी बुरा रहा देश के लिए, ऐसा क्लेम करते हैं, क्योंकि उनको फैक्ट से ज्यादा मतलब नहीं रहता है। कांग्रेस पार्टी खुद जो है वो काफी अपोज कर रही थी। और कांग्रेस पार्टी के सामने जब 1991 की जुलाई में मनमोहन सिंह ने वो बजट पढ़ा जिसमें उन्होंने लिबरलाइजेशन का स्पीच दिया था, तो कैबिनेट ने वो स्पीच खुद ही रिजेक्ट कर दिया। जब कैबिनेट ने रिजेक्ट कर दिया तो मनमोहन सिंह नरसिम्हा राव के पास गए। नरसिम्हा राव ने उसमें एग्जैक्टली 23 पैराग्राफ्स, 23 पैराग्राफ इंसर्ट करवाए बजट में, जिससे कोई रियल पॉलिसी का मुद्दा नहीं बदला। लेकिन वो 23 पैराग्राफ्स इस तरह के थे कि ग्रेट गांधी जी सेड दिस, ग्रेट नेहरू जी सेड दैट, ग्रेट इंदिरा जी थॉट दैट, एंड ग्रेट राजीव जी क्लेम्ड दैट, एंड सो ऑन। ये जो आपको 23 पैराग्राफ और ये डिटेल है, ये विनय सीतापति ने बायोग्राफी लिखी है नरसिम्हा राव जी की, हाफ लाइन नाम से। उसमें आपको इसका पूरा जिक्र मिल जाएगा, जिसमें नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह का ये इंटरेक्शन, मनमोहन सिंह ने खुद एक्सेप्ट भी किया है कि हाँ ऐसा हुआ था। तो उस समय इंडस्ट्री वाले भी जैसे आदि गोदरेज और ये राहुल बजाज वगैरह काफी अपोज कर रहे थे लिबरलाइजेशन का, क्योंकि उनको लगता था कि भले ही ये छोटा सा और गरीब अर्थव्यवस्था वाला देश रहे, लेकिन हम इस छोटे से तालाब की बड़ी सी मछली है। उनको लगता था कि अगर ये तालाब खुल करके बड़ा सा समुद्र बन गया और हम उसमें छोटी मछली रह गए तो हम ज्यादा वल्नरेबल होंगे। तो इंडस्ट्री भी उसको अपोज कर रही थी। तो मेरा मानना यह है कि सिवाय नरसिम्हा राव और आईएमएफ के, या उनकी जो छोटी सी टीम थी शंकराचार्य जैसे दो चार लोगों की, उसके अलावा लिबरलाइजेशन के पक्ष में कोई भी नहीं था। एटलीस्ट उसका समर्थक और उसको पुश करने वाला कोई नहीं था नंदलेस। सो अप्रैल 2001 को फाइनली जो है वो सारे क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस हटाए गए वाजपेयी जी के द्वारा। तो इंपोर्ट ड्यूटीज जो है भारत में बहुत ज्यादा हुआ करती थी। इंपोर्ट ड्यूटी जिसको आजकल हम टैरिफ कहते हैं, ट्रम्प का फेवरेट शब्द। तो उस समय जो पीक कस्टम ड्यूटी हुआ करती थी, पीक टैरिफ रेट हुआ करते थे, वो आप देखेंगे कि 150% और 45% वगैरह बहुत कॉमन थे। दूसरा, किसी भी टैरिफ या टैक्स स्ट्रक्चर की एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम या बुराई होती है कि उसमें बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन होना, बहुत ज्यादा स्लैब होना। और आप देखेंगे कि 1991 तक 22 स्लैब्स थे, नंबर ऑफ बेसिक ड्यूटी रेट्स जो है वो 22 थे। और कौन सी चीज कहां पर डाली जाएगी, आधे टाइम इसी को लेकर के झगड़ा होता रहता था। जैसे अगर प्लास्टिक का फर्नीचर है तो वो प्लास्टिक गुड्स में जाएगा कि फर्नीचर में जाएगा। तो इस तरह के झगड़े बहुत कॉमन थे, एंड सो ऑन। तो नरसिम्हा राव के समय पर वो सडनली घटाना शुरू हुआ, और 1993 तक आप देखेंगे कि वो पीक कस्टम ड्यूटी रेट जो है 200 से 85% तक आ गया। स्लैब 16%, 16 तक आए। और अगले 10 साल में ये वाजपेयी बैठ। वाजपेयी सरकार के समय तक लगभग लगभग सिंप्लीफाइड सिस्टम आ गया था कि ड्यूटीज जो है वो बहुत ही यूनिफॉर्म हो गए। आप ऐसा देख सकते हैं, उसका एक एविडेंस है कि पीक कस्टम ड्यूटी 30% है और ऑल कमोडिटीज का 29% है, और टोटल 4 स्लैब है। तो बहुत ज्यादा डिविएशन नहीं है। लगभग लगभग सारा 30% के आसपास कन्वर्ज हो रहा है, जहां पर भी ड्यूटी लगती है वो सब 30% पे। हाँ, तो करेंसी सिद्धार्थ जी, आपकी वो के बारे में वो हुआ कि रुपए आपकी का वीडियो वैल्यू फिर से 1990 तक कट रही है। 16.64 रुपए था। ओके, आई सिद्धार्थ जी, थिंक आपकी वो बात क्लिप हो रही है, आपको थोड़ा सा रिपीट रह करना रह होगा ये करके वाला। अनस्टेबल होता है। हाँ। जी, नाउ इज इट बेटर? अभी भी थोड़ी क्लिप हो रही है, बट जी, पहले से तो बेटर है। हाँ। रुपी वो रुपी 16.64 टू अ डॉलर पर था। मतलब $1 में केवल 16 रुपए 64 पैसे का से उन्होंने चेंज करके 17 से लगभग 27 कर दिया जुलाई 1991 में। और फिर विद इन अ मंथ इसको फिर से घटा करके 31 रुपए तक गिरा दिया था।
और उसके बाद उन्होंने एक सिस्टम इंट्रोड्यूस किया, लिबरलाइज एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट सिस्टम। तो लिबरलाइज एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट सिस्टम में क्या हुआ कि रुपए को पार्शली कन्वर्टेबल बना दिया गया मार्केट रेट पर, कि 40% जो है वो सरकार डिसाइड करती है कि वैल्यू क्या होगी, लेकिन 60% जो है वो मार्केट का डिमांड और सप्लाई का फोर्सेस डिसाइड करते हैं कि रुपए का एक्सचेंज वैल्यू क्या होगा। और 1994 में जो करंट अकाउंट, ट्रेड अकाउंट पर जो रुपया डॉलर आता था, उसको फुली कन्वर्टेबल बना दिया गया, मतलब उसको देश के अंदर लाना ले जाना फुली मार्केट रेट पर ऑफिशियली कर दिया गया। कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी, जो कैपिटल अकाउंट पर एफडीआई एफआईआई वगैरह आता है, वो आज तक भारत में पूरी तरह से कन्वर्टेबल नहीं है, उस पर थोड़े से रिस्ट्रिक्शंस हैं। तो रंगराजन कमेटी ने जो है रिकमेंड किया, फिर तारापुर कमेटी ने 97 में रिकमेंड किया, लेकिन हर बार कोई ना कोई ऐसी क्राइसिस आ जाती थी जिसके कारण ये फुली इंप्लीमेंट नहीं हो पाया। तो इस वजह से आज भी जो भारत का रुपी है, वो हम जब देखते हैं ना कि वो 87 रुपीज टू अ डॉलर है, तो एक्चुअली भारत का रुपया जो है वो फ्री फ्लोटिंग वैल्यू है, और उसकी वैल्यू 32 करेंसी के बास्केट पर डिसाइड होती है, केवल एक डॉलर पर डिसाइड नहीं होती है। एनीवे, ये फुल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी भारत के लिए आज भी एक पाइप ड्रीम है, बिकॉज जो 97 में तारापुर कमेटी ने रिकमेंडेशन दिए थे कि इन्फ्लेशन रेट, फिस्कल डेफिसिट, फॉरेन एक्सचेंज और इंटरेस्ट रेट टोटली डिरेगुलेटेड, ये सारे रिकमेंडेशंस कभी भी पूरे नहीं हो पाए। एफडीआई के क्षेत्र में क्या हुआ कि 1993 के बाद लगभग सारे क्षेत्रों में 100% फॉरेन ओनरशिप अलाउ कर दी गई, एक्सेप्ट सम क्रिटिकल फैक्ट सेक्टर्स, जैसे कि बैंक, इंश्योरेंस कंपनीज। ऑब्वियसली उसके बाद अगले 10 सालों में और भी ज्यादा चीजें इस तरह की अलाउ की गई। कई एक इंडस्ट्रीज में एक ग्रेडेड लिबरलाइजेशन अलाउ किया गया, जैसे किसी में 100% अलाउ हुआ तो किसी में 74% और किसी में 51% या 49%। तो इससे क्या हुआ कि फॉरेन इन्वेस्टर्स जो थे, उनको इतना बड़ा जो मार्केट दिख रहा था, वो इंटरेस्टेड थे इन्वेस्ट करने में, लेकिन जब वो अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो उन्हें कंट्रोलिंग स्टेक चाहिए होता है। ऐसा नहीं है कि मैं $10 बिलियन यहाँ पर लाऊंगा, लेकिन मेरे बिजनेस को कंट्रोल जो है वो कोई और करेगा, और फिर वो सारा पैसा अगर गड़बड़ कर गया, घाटा कर गया, हजम कर गया, तो मैं कुछ खास कर नहीं सकता। तो ये जो कंट्रोलिंग स्टेक देने की नीति थी, काफी सक्सेसफुल रही, और इसको भी मिनिस्ट्री से हटा करके आरबीआई के पास शिफ्ट कर दिया गया, कि जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो केवल ला रहे हैं पैसा, तो वो उनको आरबीआई करना है, उन्हें परमिशन की जरूरत नहीं है। क्योंकि परमिशन के नाम पर ये बहुत ज्यादा मिनिस्ट्रीज को और बाबुओं को लटकाने की जो आदत थी, पैसा खाने की आदत थी, उसको राउंड अबाउट मैनर में कट किया गया। और इसी तरह से ऑटोमेटिक रूट जो है वो बहुत सारे अलाउ किए गए। 1993 में एफआईआईज को जब भारतीय स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने का परमिट दिया गया, तो आप यहां से देखेंगे कि सडनली स्टॉक मार्केट एक नया एवेन्यू ऑफ वैल्यू क्रिएशन बन जाता है। और वो जो हर्षद मेहता और मनु मुंदड़ा जैसे लोग जो है वो बियर और बुल्स गेम खेला करते थे, मार्केट को मैनिपुलेट किया करते थे, वो सब बंद हो गया। 1993 में सेबी की स्थापना हुई, और प्रोफेसर जे आर वर्मा, जयंत राम वर्मा, आईआईएम अहमदाबाद के प्रोफेसर थे। तो उनके अभी भी हैं, इनफैक्ट रिसेंटली रिटायर्ड एमिरेटस प्रोफेसर, बहुत ही नॉलेजेबल व्यक्ति। तो उनके रिकमेंडेशन पर ये जो T+15 सेटलमेंट था, जैसे आज की डेट में अगर आप शेयर खरीदते हैं तो एक दिन में वो शेयर आपके खाते में आ जाता है, जिसे T+1 सेटलमेंट कहते हैं। ये कुछ समय पहले तक T+2 और T+3 हुआ करता था। तो जयंत राम वर्मा कमेटी ने ये रिकमेंड किया 1993 में कि ये T+3 पर आ जाना चाहिए। T+5 रिकमेंड किया था, फिर T+3 इवेंचुअली हुआ। उस समय T+15 हुआ करता था। T+15 के संग समस्या क्या है कि मान लीजिए आपने अपना पैसा अपने स्टॉक ब्रोकर को दिया, अगले 14 दिन तक वो पैसा स्टॉक ब्रोकर के पास है और आपका उस पर कोई कंट्रोल नहीं है, और स्टॉक ब्रोकर उस पैसे से कुछ भी कर सकता है, मैनिपुलेशन इंक्लूडेड, और केवल 15वें दिन उसे आपके शेयर की डिलीवरी देनी है। तो उसकी वजह से बहुत लंबा जेस्टेशन पीरियड होता था और बहुत ज्यादा मैनिपुलेशंस होते थे। तो जैसे ही ये लिबरलाइजेशन का दौर आया, उसकी वजह से आप देखेंगे कि एक ब्रेक पॉइंट जैसा दिखता है कि 1970 से 90 तक जो इकोनॉमी है वो केवल 100 बिलियन से 200 बिलियन डॉलर के आसपास तक पहुंचती है, यानी 20 साल में डबल होती है। लेकिन उसके बाद आप देखिए 1990 से अगला 100 बिलियन जो है वो केवल 5 साल में 95 में जुड़ जाता है। अगला जो डबलिंग है वो अगले 10 साल में हो जाता है बजाय 20 साल के। और 2000 से 2010 के बीच में 400 बिलियन से बढ़ करके वो इकोनॉमी फिर से डबल हो जाती है, यानी हर 10 साल में डबलिंग होने लगती है, जो पहले 20 साल में हो रही थी। इस तरह से इंडियन इकोनॉमी सडनली टेक ऑफ करती है। ग्रोथ रेट जो है वो काफी बेहतर हो जाता है। और ये वैसे ग्रोथ रेट पर एक छोटा सा कैविएट, कि केवल ग्रोथ रेट नहीं देखना चाहिए, क्योंकि 80s का जो ग्रोथ रेट था वो डेट ड्रिवेन था।
कि आपने ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत वाला काम किया, कि आप ऋण लीजिए और घी पीजिए और एंजॉय करिए, लेकिन आपका रियल ग्रोथ डेवलपमेंट उससे नहीं हुआ। पर कैपिटा इनकम भी काफी सुधरने लगी, जो $200 के आसपास हुआ करती थी वो बढ़ करके 4 गुना हो गई केवल कुछ लिबरलाइजेशन के बाद। मतलब अगर आप ऐसे देखें 1960 में वो $200 से जरा सा नीचे थी, 1990 तक वो $300 पहुंची, यानी 1.5 गुना हुई 30 साल में। अब जीडीपी पर कैपिटा जो है, पर कैपिटा इनकम जो है वो धीमे क्यों बढ़ रही है जीडीपी से? क्योंकि जीडीपी तो बढ़ रहा है, पॉपुलेशन भी बढ़ रही है, तो पर कैपिटा इनकम और धीमे बढ़ती है। तो आपकी गरीबी खत्म ही नहीं होने आ रही थी 1990 तक। 1987 में भारत की 77% पॉपुलेशन पॉवर्टी लाइन के नीचे थी। 1990 के बाद से आप देखेंगे कि 2000 तक आपका जो $300 है पर कैपिटा, वो $450 पहुंच गया, यानी 10 साल में 1.5 गुना हो गया। जब लोग पैसे वाले होते हैं, अमीर होते जाते हैं, जब अर्थव्यवस्था सुधरती है, तो वो बच्चे भी कम प्रोड्यूस करते हैं, तो पर कैपिटा इनकम और तेजी से इंप्रूव होती है। गरीब लोग ज्यादा बच्चे क्यों पैदा करते हैं, अमीर लोग कम बच्चे पैदा क्यों करते हैं, इसके बारे में इकोनॉमिक्स में काफी रिसर्च है। आप रोज फ्रीडमैन का एक पेपर है, द इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ चिल्ड्रन, उसको पढ़ सकते हैं, उसकी समरी ढूंढ सकते हैं, तो उससे पता चल जाएगा। दूसरी चीज, जब गरीब लोग होते हैं तो उनका सेविंग रेट बहुत लो होता है। जैसे जैसे आप अमीर होते जाते हैं तो आपका सेविंग बढ़ता जाता है। उसका एक बहुत क्लियर एविडेंस आता है सेविंग रेट एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी में, कि 1980, 90, 2000 और 2010 में आपका रेट ऑफ सेविंग तेजी से बढ़ता है। इंडिया का पॉवर्टी गैप बहुत तेजी से कम होता है। दैट मीन्स भारत में गरीब लोगों की जनसंख्या जो है वो बहुत तेजी से गिरती है, लगभग 23% तक आ जाता है 2010 में, जो भारत सरकार के अपने एडमिशन के अनुसार 45% से ज्यादा हुआ करता था 1978 तक। लेकिन इन सब के बीच में एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है कि भारत के जो सुधार हैं वो पूरी तरह से सुधार काउंट नहीं किए जाते। जैसे कि अगर आप देखें कि साउथ कोरिया ने जब सुधार शुरू किया 1960 के बाद, उनका जीडीपी पर कैपिटा एकदम से बहुत तेजी से भागा ऊपर। चाइना ने वो सुधार शुरू किए 1978, और उसके बाद 1980 से उनका जीडीपी पर कैपिटा बहुत तेजी से ऊपर भागना शुरू किया। भारत के केस में इंटरेस्टिंगली ये दोनों काम नहीं होते। भारत ने 1990 में सुधार शुरू किए और जीडीपी पर कैपिटा उतनी तेजी से ऊपर नहीं गया जितना कोरिया और चाइना के केस में हुआ। उसका कारण ये माना जाता है कि ये केवल उस पिछले ग्राफ का एक्सप्लेनेशन है जो मैंने अभी बोला। उसका कारण ये माना जाता है कि जो भारत का पेस ऑफ रिफॉर्म्स है वो बहुत स्लो रहा है। भारत को जो रिफॉर्म्स करने चाहिए थे वो हमने कभी किए ही नहीं। अगर हम रिफॉर्म्स ना करते तो हम आज बहुत ही ज्यादा दयनीय स्थिति में होते। लेकिन जो किए वो भी बहुत सिग्निफिकेंट हो ऐसा नहीं है, बहुत किया लेकिन करना अधूरा रह गया। तो इसके बारे में अ, अटल बिहारी वाजपेयी ने 1999 या 2000 के आसपास कहा था कि जो हमारी अप्रोच टू रिफॉर्म्स है वो बिजनेस से घृणा करने वाली या बिजनेस को शक के नजरिए से देखने वाली नहीं होनी चाहिए। आई कम फ्रॉम अ पॉलिटिकल ट्रेडिशन दैट डज नॉट लुक अपॉन कॉमर्स एंड इंडस्ट्री विद सस्पिशन। ये वामपंथ की, सोशलिज्म की बहुत ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम थी कि अगर कोई अमीर है तो वो जरूर चोर होगा, उसको रोकना चाहिए। समाज में अगर इनइक्वालिटी आ रही है तो इनइक्वालिटी को रोकने का तरीका है कि बंदे को अमीर होने से रोक लो, बजाय गरीब को ऊपर उठाने के अमीर को नीचे गिरा दो। उस तरह की मानसिकता, ये 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी ने इंडस्ट्री चैम्बर्स में एज अ प्राइम मिनिस्टर अपनी फर्स्ट मीटिंग में बोला था। तो रिफॉर्म्स की पूरी अप्रोच इसके आगे बदल जाती है। और अगर हम अजय शाह और सुजन थॉमस और माइकल गौरहम का एक पेपर देखें, तो उन्होंने ये स्टडी किया कि भारत में जो सारे प्राइम मिनिस्टर रहे उनके समय में रिफॉर्म्स की अप्रोच, रिफॉर्म्स के प्रति एक्सेप्टेंस कैसी रही। और उनका बड़ा जो स्टैंड आउट फाइंडिंग है, जो मैंने अंडरलाइन किया है, कि इंदिरा गांधी के समय में शार्प रिट्रीट टुवर्ड्स ऑटार्की एंड सोशलिज्म, ब्रेक डाउन ऑफ डेमोक्रेसी, इस तरह के टेंडेंसीज आम थे। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार इकलौती ऐसी सरकार मानी जाती है जिसने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाए बिना किसी क्राइसिस के, बिना किसी मजबूरी के। वरना भारत में कभी भी बिना मजबूरी के रिफॉर्म्स नहीं हुए हैं। और उसके बाद अजय शाह का ही कहना था कि डिफिकल्टीज जो है वो रिफॉर्म्स में काफी रहे, मनमोहन सिंह के समय पर भी। तो इसलिए मेरा एक मानना है कि मनमोहन सिंह को रिफॉर्म्स का क्रेडिट नहीं जाना चाहिए बल्कि नरसिम्हा राव को जाना चाहिए। बिकॉज मनमोहन सिंह खुद के बूते पर कभी भी रिफॉर्म्स करते नहीं दिखते हैं। I'll stop sharing and open the floor for questions and comments.